नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अमित कुमार शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से कुछ विशेष प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा आरंभ की थी, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नमाला आज भाग नंबर 2 पर हम चर्चा करेंगे। 1 नंबर पार्ट पर कुछ विशेष प्रकार के प्रश्न हम लोग कर चुके थे। समय ना गवाते हुए आप सभी बच्चे फटाफट ने क्या है कि इस लाइव सेशन से जुड़ने की कोशिश करें। प्रियंका गुड मॉर्निंग बेटा, रितु गुड मॉर्निंग, राजेश सैनी गुड मॉर्निंग, सौरभ मीणा गुड मॉर्निंग, राम लखन गुड मॉर्निंग, संदीप शर्मा गुड मॉर्निंग। और है ना क्या है कि बेटा बहुत सारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं, हम लोग फटाफट है ना क्या है कि इस चीज़ को देखेंगे। राजेश सैनी आप कह रहे सर थ्योरी क्लास नहीं लगेगी क्या? बच्चों थ्योरी की क्लास भी लगेगी, लेकिन अब थ्योरी की क्लास को है क्या है कि हम लोग ऐप पर लेके चलेंगे, उसके लिए आपको अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। सुमन मीणा बेटा गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न को जरा थोड़ा सा ध्यान से समझें। अच्छे क्वेश्चन है, आपके पेपर में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर बच्चों कह रहे हैं कि यहाँ पर गोल्गी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग के द्वारा होती है। यहाँ पर जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो कह रहा है कि गोल्गी काय किस कोशिकांग के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन को देख लें। ऑप्शन कह रहा है लाइसोसोम, ऑप्शन कह रहा है ईआर, इसे कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन कह रहा है क्या? कोशिका की झिल्ली। अब आपके सामने जो प्रश्न आया है, क्वेश्चन आप दोबारा से सुने कि गोल्गी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग से होती है। अब ऑप्शन में भी आपने देखा इसके अंदर लाइसोसोम, ईआर, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका झिल्ली। आंसर देने की कोशिश कर मनदीप कुमार डूडी बेटा गुड मॉर्निंग, आप सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं। रितु चौधरी आपने भी इसका उत्तर सेकंड दिया है। अक्षय शर्मा, राजधानियन सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं। विशाल बी, राजपाल बी, पवन, सौरभ, वेरी गुड बेटा। फटाफट कमेंट्स बॉक्स में क्या है कि आप इसको टाइप करते चलें, और साथ ही आप विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखें कि इस क्लास को आने का एक शेयर कर दे, ताकि जैसे पिछले ना क्या वीडियो लेक्चर में अपने साथ लगभग 60-70 स्टूडेंट लाइव सेशन में जुड़ा था, वो इस बार फिर उसी ना क्या क्रम में जुड़ता चला जाए। निशा पंचोली बी, फटाफट बेटा टाइप करें इसके अंदर कि इसका उत्तर क्या होगा, ताकि अपन क्या एक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को कर सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से न के जुड़े हुए बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। प्रियंका चौधरी बी, रामलखन मीणा बी, गुड, वेरी गुड। फटाफट उत्तर देने की कोशिश करें। हाँ बच्चों, आप इसका ना क्या है कि टाइप करें फटाफट कि इसका उत्तर क्या होगा। पवन सैनी वेरी गुड। सौरभ मीणा अंतःप्रद्रवी जालिका। बेटा लाइक करें, शेयर करें। हाँ, अब देखो बच्चों इस वाले प्रश्न को कैसे अपन लोग कर सकते हैं। महेंद्र सैनी वेरी गुड, आप भी जुड़े हैं, आपने ने कहा कि इस क्वेश्चन का आंसर दिया बी। कविता गुजर कह रहे हैं साहब ए। कविता बेटा एक बार इसको देखना पड़ेगा। सोनू कुमार गुड मॉर्निंग बेटा। प्रियंका बाबू ईआर कह रहे हैं। चलिए बच्चों इस प्रश्न को अपन लोग थोड़ा सा गौर करें। इस प्रश्न में किस तरीके से हमें उत्तर समझना है। एक ऐसा है ना कोशिकांग है जिसका निर्माण किसी अन्य कोशिकांग के द्वारा हो रहा है। इस चीज को देखें। हमसे पूछा गोल्गी काय। गोल्गी काय की बात करें तो गोल्गी काय की उत्पत्ति किस कोशिकांग के द्वारा होती है, तो आपको यहां पर थोड़ा सा समझना है। पहले मैं इसका उत्तर बता देता हूं, उसके बाद है क्या है कि इसको हल्का सा समझाने की कोशिश करूंगा। गोल्गी काय की बात करता है तो गोल्गी काय की उत्पत्ति अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा? अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा होती है। कैसे होती, थोड़ा सा आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। ये बेटा मेरे पास क्या है, कोई कोशिका है। ये इस कोशिका का क्या है, केंद्रक है। और केंद्रक आपको पता है दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। केंद्रक की बाह्य कला के साथ में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं जुड़ी होती हैं, और इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, जिसमें सिस्टर्नी होता है। सिस्टर्नी के साथ साथ ट्यूब्यूल्स इत्यादि पाए जाते हैं। अब जरा ध्यान रखें कि यहां पर है क्या है कि अपन को याद रखना है कि जब ये अंतःप्रद्रवी जालिका अपनी इस पोजीशन से अलग हो जाती है तो अलग होकर क्या करती है, ये गोल्गी काय का इस तरीके से निर्माण कर देती है। इसका मतलब गोल्गी काय किसके द्वारा निर्मित होते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका के द्वारा निर्मित होते हैं। अक्षय शर्मा कह रहे हैं साहब किसने इसको खोजा था? कैमिलियो गोल्गी ने। वेरी गुड बेटा, आपने इस चीज को सही बताया है। अब हम बात करें यहाँ पे कि ये जो है ना क्या है कि हमारे पास ऑप्शन आया था गोल्गी काय की उत्पत्ति तो किससे हो गई? ईआर के द्वारा हो गई। ईआर को हम लोग क्या कहते थे बच्चों? यहाँ पे अंतःप्रद्रवी जालिका।
बच्चों इसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये तो बात इसकी हुई है। अब बच्चों यहां ऑप्शन देखें, लाइसोसोम। क्या लाइसोसोम की उत्पत्ति किससे होती है? तो यहां पर ध्यान रखें, लाइसोसोम बनता है गोल्जी काय के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्जी काय के द्वारा निर्मित होता है। थोड़ा सा अपन को बात याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन से संबंधित कोशिकांग होता है, अर्थात ये रेस्पिरेशन से संबंधित होता है। और प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो ये जीवित कोशिकाओं में पाया जाने वाला वो जीवित आवरण होता है जो कि किसका बना था? प्रोटीन तथा फास्फोलिपिड का बना होता है। तो इस तरीके से बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ कि गोल्जी काय की उत्पत्ति अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा की जाती है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें। हमारा जो अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा, नाइट्रोजन युक्त कौन सा पदार्थ अत्यंत विषैला होता है? ध्यान से समझें कि मोस्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहां पर कह रहा है पॉइजनस सब्सटेंस कौन सा है, कौन सा पदार्थ कैसा है सबसे विषैला पदार्थ होता है। आपने सुना होगा कि शरीर में उपापचय क्रियाओं के द्वारा तरह तरह के क्या बनते हैं, अपशिष्ट पदार्थ या एक्सक्रीटरी सब्सटेंस बनते हैं। उन एक्सक्रीटरी सब्सटेंस में कौन कौन होता है? उसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, एमिनो एसिड होते हैं, अमोनिया होती है। जरा यहां पर बात करें तो इसके सही उत्तर क्या होगा? विशाल सिंह इसका उत्तर बता रहे हैं बेटा डी। फटाफट बेटा इसको ध्यान से समझे कि नाइट्रोजन युक्त सबसे विषैला पदार्थ कौन सा है जो कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जाना जाता है। इसके उत्तर के अपन लोग यहां पर चेक कर सकते हैं। विशाल कुमार ने फटाफट टाइप किया है डी। प्रियंका भी क्या बता रहे हैं डी। प्रियंका चौधरी ने भी टाइप किया है बेटा डी। फटाफट देखिए साहब कितने ना क्या है कि बच्चे इसको सही प्रश्न के रूप में समझ सकते हैं और सही इसका विकल्प दे सकते हैं। अंजलि गुजर वेरी गुड बेटा, आपने उसका ऑप्शन ना क्या चूज किया है डी। निशा पंचोली ऑप्शन कह रहे हैं डी। राम लखन कह रहे हैं डी। महेंद्र सैनी डी। बेटा फटाफट है ना क्या है कि टाइप करने की कोशिश करें ताकि है ना क्या है कि हमें हर छोटे छोटे बिंदुओं के बारे में पता चल सके। ऋतु चौधरी अमोनिया कह रहे हैं। अक्षय कुमार कह रहे हैं बी। अक्षय शर्मा जी बी ऑप्शन दे रहे हैं। इसका मतलब आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या है? यूरिक एसिड है। मनदीप डूडी जो कि झुंझुनू से जुड़े हुए हैं उन्होंने ना क्या है कि यहां पर उत्तर बताया यूरिया। थोड़ा सा यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। बच्चों यहां पर वॉचिंग की बात करें तो देखो यहां पर वॉचिंग है ना क्या है कि 21-22 बच्चे जुड़े हुए हैं। आप इसको शेयर भी करें ताकि यहां पर नंबर ऑफ गैदरिंग 21-22 की जगह 121-122 हो सके। राजपाल वाली ए बता रहे हैं। गगन मील कह रहे हैं बेटा इसका उत्तर क्या है? बी। अब देखो जरा गौर करके देखें कि नाइट्रोजन युक्त सबसे जो विषैला जो है ना पदार्थ होता है वो सबसे विषैला पदार्थ कौन सा है इसके बारे में बात करें। हमारे नाइट्रोजनस सब्सटेंस की बात करें तो नाइट्रोजन सब्सटेंस में आपने देखा क्या? अमोनिया। किसकी बात करें बेटा? अमोनिया। सभी बच्चे इसको समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमोनिया के बाद हम लोग बात करते हैं किसका? अमोनिया की बात करते हैं हम लोग यूरिया। यूरिया की बात करें तो यूरिया के बाद हम बात करते हैं यूरिक एसिड। किसकी बात करें बेटा? यूरिक एसिड। अब आपको यहां पर प्रश्न को समझना कैसे है और प्रश्न को क्या है कि समझकर क्या है कि उसका विकल्प कैसे चूज करना समझना। हम जो बात कर रहे हैं कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड ये मूल रूप से क्या है कि 3 नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अर्थात 3 टाइप्स के क्या नाइट्रोजनस बेस्ड होते हैं। आपने सुना होगा जो एनिमल्स अमोनिया का सिक्रेशन करते हैं उन जंतुओं को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों इसको? अमोनोटेलिक कहते हैं। इसी तरीके से हम बात करें कि जो जंतु यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ऐसे जंतुओं को यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? यूरियोटेलिक कहते हैं। इसी तरीके से हम बात करें जो जंतु यूरिक एसिड का सिक्रेशन करते हैं, यूरिक एसिड का स्त्राव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें यूरिकोटेलिक कहा जाता है। क्या कहते हैं? यूरिकोटेलिक के नाम से जाना जाता है। अब जरा यहां पर समझने की कोशिश करें। अमोनिया का स्त्राव करने वाला अमोनोटेलिक, यूरिया का स्त्राव करने वाला यूरियोटेलिक, यूरिक एसिड का स्त्राव करने वाला यूरिकोटेलिक कहते हैं। और इसी तरीके से एमिनो एसिड की बात करें तो एमिनो एसिड का स्त्राव करने वाले क्या कहलाते हैं? अमीनोटेलिक के नाम से जाने जाते हैं। अब हमारे पास में जो बच्चों बात आ रही है वो ये कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में सबसे ज्यादा घातक कौन है?
तो हम जो बात करें, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं बच्चों। किधर किधर चल रहे हैं? नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये यहां पर है ना क्या है कि विषैलेपन का जो क्रम कैसा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ चलने पर विषैलापन बढ़ता जा रहा है। अब आपको यहां रटने की आवश्यकता नहीं है। रटने के समय पर आना क्या है कि अपन क्या करते हैं, कई बार कंफ्यूजन में ना क्या एक गलत ऑप्शन भी चूज कर लेते हैं। तो ध्यान से समझें, अमोनिया, अमोनिया सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ होता है। कैसा होता है बेटा? सबसे ज्यादा विषैला पदार्थ होता है। जबकि यूरिक एसिड की बात करें, यूरिक एसिड सबसे कम विषैले पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यूरिया की बात करें तो यूरिया बेटा बीच बीच के ना के श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान देके चलेंगे। अब रही बात यहां पर देखें, हमसे पूछा नाइट्रोजन युक्त पदार्थ सबसे ज्यादा विषैला कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा अमोनिया। क्या आंसर आएगा बेटा? अमोनिया इसका सही आंसर आएगा। और अमोनिया के बारे में विशेष रूप से बात समझें, अमोनिया के त्याग के लिए, अमोनिया के स्त्राव के लिए अत्यंत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। मैक्सिमम अमाउंट में क्या चाहिए? वाटर की आवश्यकता होगी। यह बात अपन को यहां पर विशेष रूप से याद रखनी है। अब इसी तरीके से हमारा बेटा थर्ड क्वेश्चन देखें, जो आज का आना क्या है कि तीसरा प्रश्न है। क्या है? उत्सर्जन का अर्थ है। बेटा क्या कह रहा है ये? उत्सर्जन का अर्थ है मीन्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? अनुपयोगी व अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थों का निष्कासन। अनुपयोगी तथा अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थों का निष्कासन, शरीरोपयोगी पदार्थों का उत्पादन, शरीर का भाग ना बनाने वाले पदार्थों का निष्कासन, या उपरोक्त सभी इन चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना है कि बताएं यहां पर कौन सा उत्तर होगा। मनीष मीणा जी कह रहे हैं लाइक शेयर करें। बिल्कुल साहब, आप हमें कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं। इस क्लास को लाइक शेयर करें। शेयर इसलिए करें क्योंकि आप भी देखते हैं वॉचिंग के अंदर इस समय हमारे साथ में 27 बच्चा जुड़ा हुआ। बच्चों 27 जुड़ने से क्या होता है कि मन में एक विचार आता है कि इसका मतलब अपन लोग है क्या फालतू में ही मेहनत कर रहे हैं। अगर यहीं पर नंबर ऑफ गैदरिंग 100, 150, 200, 500 हो तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि हम भी है क्या है कि ज्यादा एफर्ट्स आपके सामने दे सकते हैं। बच्चों देखें इसके अंदर सही आंसर क्या होगा। विशाल कह रहे हैं ए, गगन भील कह रहे हैं, मीना कह रहे हैं ए, ललित गौर ए, अंजलि ए, प्रियंका ए, संदीप शर्मा ए, रामलखन ए, अजय बवरिया बेटा ए कह रहे हैं। वेरी गुड। अजय भी है ना क्या है कि जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी हुई जो आपने ना क्या है कि यहां पर कमेंट्स बॉक्स में टाइप किया है। अक्षय कह रहे हैं ए, जेपी सैनी ए, सोनू कुमार ए, राजपाल माली ए। बच्चों अब देखें इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। रामलखन भी यही कह रहे हैं। चला चेक करें। इस प्रश्न को कैसे समझने की कोशिश करेंगे, जरा समझें। इसमें क्या उत्सर्जन का अर्थ है? उत्सर्जन का मतलब बेटा क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब होता है किसी भी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। कहना क्या चाह रहे बेटा? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि पदार्थ का कौन सा हानिकारक, या फिर मैं सीधा कह दूं क्या कि पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना। इसके बारे में हमको बात याद रखनी है। अब शरीर से ना क्या है कि इन पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है बेटा? उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाती है। अब किन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालें? यहां पर ऑप्शन, यहां पर भी निष्कासन दे रखा है, ऑप्शन में यहां पर भी निष्कासन दे रखा है, जरा सुने, और इस जगह बेटा उत्पादन दे रखा है। अब आप लोग चेक करना कि साहब उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं और हमारे शरीर में विभिन्न, सुरेश जांगीर जी कह रहे हैं ए, जरा देखें, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रियाएं हुई जिनके द्वारा शरीर में नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ या हानिकारक पदार्थ या जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उनका निर्माण होता है। ध्यान से समझना, उपापचय क्रियाओं के द्वारा शरीर में नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। इसका मतलब यहां पर क्या कह रहा है? निर्माण हुआ और वो हमारे शरीर के लिए काम के नहीं है, इसलिए उन्हें शरीर से बाहर त्यागना पड़ेगा। और शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन। जरा चेक करें। अनुपयोगी व अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थों का निष्कासन। दूसरा कह रहा है शरीरोपयोगी पदार्थों का उत्पादन। बच्चों ये तो सरासर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर कह रहा है कि शरीरोपयोगी पदार्थों का उत्पादन, उत्पादन तो बच्चों नहीं होता। यहां तो कंफर्म बात है। वेद प्रकाश बेटा गुड मॉर्निंग। यहां पर देखें
ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कह रहा है शरीर का भाग ना बनाने वाले पदार्थों का निष्कासन। तो शरीर का जो भाग नहीं बना रहे उन पदार्थों का निष्कासन, तो सही बात है, लेकिन यहां पर एक चीज देखें कि जो पदार्थ हमारे शरीर में हानिकारक थे और साथ में हमारे शरीर में हानिकारक होने के साथ साथ क्या अधिक मात्रा में बन रहे थे, उनका क्या है निष्कासन, उत्सर्जन कहलाता है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये आपको विशेष रूप से यहां पे ध्यान देके चलना है। यहां पर एक मीना जी ने ये कमेंट्स किया ऑप्शन नंबर डी। बच्चों ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं हो रहा, आपको पता उत्सर्जन में शरीरोपयोगी पदार्थों का उत्पादन नहीं होता, शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों का निष्कासन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। यह चीज विशेष रूप से अपन को ध्यान रखनी है। क्लियर बात है। अब बच्चों हमारे पास में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है, इकाई कला की मोटाई होती है। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, इकाई कला की मोटाई होती है, थिकनेस ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन, ये क्या कहलाएगा, इसके बारे में देखें। ऑप्शन कह रहा है कि 20 एंगस्ट्रॉन्ग, 35 एंगस्ट्रॉन्ग, 55 एंगस्ट्रॉन्ग और 75 एंगस्ट्रॉन्ग। राम लखन जी आप फटाफट ने क्या है कि इसका उत्तर फटाफट टाइप करें। मीना जी गुड मॉर्निंग बेटा, इसका टाइप करके है ना मुझे उत्तर फटाफट देने की कोशिश करें। सलोनी आप भी जुड़े हुए बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। इकाई कला की मोटाई की बात करें, इकाई कला की मोटाई क्या होती है और इकाई कला को बेटा क्या कहा जाता है, इस इकाई कला को प्लाज्मा कला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मा कला के नाम से भी जाना जाता है। अब मुझे आप इसका उत्तर दें। रितु चौधरी कह रही है ऑप्शन संख्या बी, सुरेश जांगिड़ भी कह रहे हैं बी, मनदीप डूडी बी, अंजलि गुजर बी, विशाल बी, विनोद कुमार ए। विनोद कुमार कह रहे हैं साहब इसका उत्तर है ए, 20 एंगस्ट्रॉन्ग। महेंद्र सैनी कह रहे हैं साहब इसका उत्तर आ रहा है बी। बच्चों आप फटाफट कमेंट्स बॉक्स में ना क्या है कि इसमें टाइप करेंगे तो ही मैं आपको ना क्या है कि इसका सही है ना विकल्प बता पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि बच्चे कितने ना क्या है कि जागरूक और कितना किस बच्चे को पता है। कविता गुजर ने इसका उत्तर दिया है डी, अक्षय कुमार कह रहे हैं डी, विनोद बी, सोनू कुमार ए उसका उत्तर देके चल रहे हैं। इस प्रश्न को समझना पड़ेगा, एक बार समझ लेंगे तो शायद हो सकता है कि आप लोगों के लिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ना क्या है ये फुल फ्लैश डायग्राम पर आधारित प्रश्न होगा। हाँ बच्चों फटाफट देखें, हाँ भैया फटाफट इसका उत्तर देने की कोशिश करें। वेद प्रकाश बी, मनीष बी, पवन सैनी बी, विनोद कुमार जाट ए, सोनू ए। टाइप फटाफट टाइप करें ताकि ना निशा पंचोली वेरी गुड बेटा बी, इसका उत्तर आप 20 एंगस्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि हमारा उत्तर और आपके ना क्या उत्तर में कितनी समानता आती है। बस केवल आपकी उंगली क्या है कमेंट्स बॉक्स को में कमेंट्स को टाइप करने के लिए ना क्या होनी चाहिए ताकि ना क्या है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा आपको समझा सकें। हाँ बेटा फटाफट देखें, आई एम रोनी आप जो भी हैं वो उन्होंने ऑप्शन दिया डी, वेरी गुड। विनोद कुमार जाट कह रहे हैं ए, ललित गौड़ डी, रामलखन बी। हाँ अब देखो बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों ने यहां पर कमेंट्स कर दिया, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा। विनोद जाट आप इसका ना क्या उत्तर बता रहे हैं ए, प्रियंका चौधरी करिए डी। अब जरा आप लोग इस उत्तर को ना क्या है कि बड़े तसल्ली से समझें और तसल्ली से समझने के बाद ना क्या है कि इसको भविष्य के लिए ना सेव कर लें। क्यों, क्योंकि ये प्रश्न ना क्या है ऐसा प्रश्न जो कि अक्सर कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है। इकाई कला की मोटाई बच्चों 20 एंगस्ट्रॉन्ग नहीं होती, इकाई कला की मोटाई यहां पर 35 एंगस्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इकाई कला की मोटाई 55 एंगस्ट्रॉन्ग नहीं होगी, इकाई कला की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉन्ग होगी। कितनी होगी बेटा, 75 एंगस्ट्रॉन्ग थिकनेस होगी किसकी, यूनिट मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा कला की। अब यहां पर जितने भी बच्चे थे जिन्होंने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स को टाइप किया उनमें से 95% विद्यार्थी कंफ्यूज है कि इसका उत्तर कैसा होगा। मनदीप डूडी तो बच्चों इसका ना क्या है कि टोटल करके भी बता रहे हैं 20, 20, 35। अब जरा चेक करने की कोशिश करें कि ऐसा क्या हुआ। अब बच्चों ने क्या है कि वेद प्रकाश कह रहे हैं कि सब क्यों है ऐसा 75 एंगस्ट्रॉन्ग। तो बच्चों मैं अब आपके सामने प्लाज्मा कला का एक खाका,
एक है ना क्या है कि चिट्ठा या फिर कह सकता हूं डायग्राम बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ लें और भविष्य के लिए हमेशा सेव कर लें। देखो बच्चों, मैं आपके सामने यहां जो डायग्राम बना रहा हूं प्लाज्मा कला की संरचना को समझाने के लिए। दौसा वाले मीना जी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यहां हम जो बात कर रहे हैं प्लाज्मा कला की समझाने के लिए एक विशेष प्रकार का मॉडल दिया गया था। आपने सबने सुना है क्या कि सैंडविच मॉडल। कौन सा मॉडल था बेटा? सैंडविच मॉडल, या फिर इसे कहते हैं डेनियल डेविसन का मॉडल। जरा ध्यान से समझे, सैंडविच मॉडल में इस डेनियल डेविसन ने कुछ इस प्रकार से बताया था कि प्लाज्मा कला की संरचना सैंडविच के समान होती है। किसके समान होती है? सैंडविच के समान होती है। अब जरा हम बात करें कि यहां पर सैंडविच क्या होता है। बेटा सैंडविच क्या होता है इसके बारे में देखें। आपने बर्गर देखा होगा क्या? हाँ, बर्गर में आपने देखा एक ही डबल रोटी होती है और उसी डबल रोटी को इस तरीके से दो पार्ट में बांटते हैं, अलग नहीं करते, और बीच में क्या करते हैं? मसाला भर देते हैं। लेकिन सैंडविच की बात करें तो सैंडविच क्या होता है? इसमें दो ब्रेड होते हैं, एक डबल रोटी नीचे होती है और एक डबल रोटी ऊपर होती है, और दोनों डबल रोटी के बीच में कुछ ना कुछ मसाला भरा होता है, उससे कहते हैं सैंडविच। बंगाली मिठाई देखी होगी आपने, एक छेना होता है अर्थात एक रसगुल्ला सा होता है, उसको बीच में से काट के बीच में क्या भर देते हैं? मावा भर देते हैं, अर्थात एक पार्ट नीचे एक पार्ट ऊपर, और उसके बीच में क्या होता है? उसके बीच में क्या है? कुछ ना कुछ मसाला भरा होता है, उसे कहते हैं सैंडविच। अब जरा बात करें, ये जो ना मॉडल है प्लाज्मा कला की संरचना को समझाने के लिए सैंडविच मॉडल था। इस मॉडल से इसकी मोटाई के बारे में हम कल्पना कर चलेंगे। जरा ध्यान से समझें, यहां पर डेनियल डेविसन ने यह बताया था कि साहब सैंडविच के समान इसकी संरचना होती है, जिसमें ऊपरी परतें किसकी बनी होती हैं? ये प्रोटीन की परत होती है। किसकी होती है बेटा? प्रोटीन की परत होती है, और ऊपरी प्रोटीन की परत की मोटाई 20 एंगास्ट्रॉन्ग होती है, जबकि निचली परत की मोटाई भी कितनी होती है? 20 एंगास्ट्रॉन्ग पाई जाती है। अर्थात इस मॉडल में हमने बात क्या की कि प्रोटीन परतों की मोटाई कितनी होती है? 20 एंगास्ट्रॉन्ग होती है। फिर ना क्या है कि इस वाले मॉडल में बताया गया कि दोनों प्रोटीन परत के बीच में फास्फोलिपिड की दोहरी परत पाई जाती है। डबल लेयर होती है किसकी? फास्फोलिपिड की, और फास्फोलिपिड का अणु आपस में किसकी सहायता से? वंडरवाल बंध की सहायता से जुड़ा होता है, जबकि प्रोटीन परत के साथ में ये आयनिक और हाइड्रोजन बंध बनाता है। यहां जो फास्फोलिपिड की परत है किसकी बेटा? ये परत है फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड की जो परत होती है इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई होती है बेटा 35 एंगास्ट्रॉन्ग। आपने क्या देखा? आपने यहां पर इस तरीके से देखा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये 20 एंगास्ट्रॉन्ग है प्रोटीन परत, ये फास्फोलिपिड 35 एंगास्ट्रॉन्ग मोटी है, और ये प्रोटीन परत भी कितनी होती है? 20 एंगास्ट्रॉन्ग मोटी होती है। अब ओवरऑल अपन लोग क्या करें बच्चों? ओवरऑल इसको जोड़ने की कोशिश करें। 20 और 35 कितने हो गए? 55, और 55 और 20 कितने हो गए? 75। इसका मतलब प्लाज्मा कला की मोटाई 75 एंगास्ट्रॉन्ग पाई जाती है। और कई बार और है ना क्या है कि आपको रेंज बेस पे बात करें तो रेंज बेस पर याद रखना 70 से 80 एंगास्ट्रॉन्ग। क्लियर बात हो चुकी है? ये बच्चों हमारे पास में क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिस प्रश्न को आपको समझना जरूरी था। यही बात मैंने कहा प्लाज्मा कला की मोटाई, तब तो बेटा आपने कह दिया 75 एंगास्ट्रॉन्ग, लेकिन कल को यही पूछे प्लाज्मा कला में फास्फोलिपिड की परतों की मोटाई कितनी होती है, तो आंसर क्या आएगा? 35। आपसे पूछे प्लाज्मा कला में प्रोटीन की परत की मोटाई कितनी होती है, तब आंसर आएगा हमारा 20। क्लियर कट बात समझ में आ गई? तो ये बच्चों हमारा एक बहुत अच्छा प्रश्न कंप्लीट हुआ। लेकिन बच्चों मैं तो क्या है कि आपको इस प्रश्न को तरीके से समझा चुका हूं। अब आप भी क्या करें, आपने क्या है कि इन चीजों को कहीं ना कहीं कॉपी में नोट भी करते चलें, ताकि भविष्य के लिए आपको यह बात समझ में आ जाएगी। विनोद कह रहे हैं सर आप तो सैंडविच का मॉडल बता रहे हैं। बिल्कुल बेटा, सैंडविच के मॉडल में ही तो प्लाज्मा कला की मोटाई निकल के आई है ना, ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखना। अक्षय शर्मा बहुत खुश हो रहे हैं साहब, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आप भी नहीं कहे कि विश्वास पे जुड़े, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। शेयर जरूर करें, ये चीज आप ध्यान से रखें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अभी पीछे जब मैंने जल संबंध का चैप्टर पढ़ाया था बेटा, तो जल संबंध का चैप्टर मैंने पढ़ाया था, तो उसमें ने क्या है कि एक क्वेश्चन था डीपीडी, ओपी और टीपी के संबंध के बारे में देखा था, और जल के परिवहन से संबंधित बात हुई थी।
कल के भी है ना क्या है कि जो वीडियो लेक्चर था जिसमें क्वेश्चन सीरीज में एक बच्चे ने कमेंट्स किया सर ओपी टीपी डीपीडी का भी प्रश्न बताएं, वही प्रश्न मैंने यहां पर आपके सामने आज पेश किया ताकि आप इसको समझ के आसान आंसर दे सकें। हाँ भैया, क्वेश्चन देखें ललित कुमार जी क्या कह रहे हैं। अक्षय कुमार जरा क्वेश्चन देखने की कोशिश करें। यदि कोशिका ए, ध्यान से समझना बेटा, यदि कोशिका ए, अब बेटा ए कोशिका का ओपी अर्थात परासरण दाब दिया है कितना 5, इसने स्फीति दाब कितना दे रखा है 4, दूसरी कोशिका से कैसे से घिरी हुई है। अब दूसरी कोशिका का परासरण दाब कितना दे रखा है 3 और स्फीति दाब कितना दे रखा है 1। अब समझना इस चीज को, क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे कि यदि कोशिका ए जिसका परासरण दाब 5 तथा स्फीति दाब कितना 4, दूसरी कोशिका से घिरी हुई है जिसका परासरण दाब कितना 3 और स्फीति दाब कितना 1, जल के अणु की गति क्या होगी। आपसे यह पूछा गया है कि साहब बताओ जल किस कोशिका से किस कोशिका की ओर जाएगा। अजय बबरिया कह रहे हैं बी, मनीष मीणा जी कह रहे हैं ए, ललित गौड़ कह रहे हैं साहब इसके अंदर ए, विनोद कुमार जाट ए, ज्ञानचंद्र कह रहे हैं बेटा ए। वेरी गुड, आप फटाफट ने क्या है कि इसको टाइप तो करें लेकिन सोच के करें, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये कमेंट्स पर आधारित नहीं है बल्कि क्या है कि ये सॉल्यूशन पर आधारित है। अक्षय शर्मा जी कह रहे हैं ए टू बी, हाँ भैया। मनीष कुमार कह रहे हैं ए टू बी। चेक करें साहब इसका सही उत्तर क्या आ सकता है। बच्चों जरा सा है ना क्या है कि थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा ये प्रश्न सही हो सकता है। अब जरा देखें इसका उत्तर क्या होना चाहिए। बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या है कि समझ के इसका टाइप करते हुए आंसर देते चलें, लेकिन है ना क्या है, अच्छा अजय बोरिया कह रहे सॉरी सर गलती हो गई क्या, देखें जरा इसका उत्तर क्या होगा। कर लिया सॉल्यूशन विनोद कुमार जी, वेरी गुड। अब देखें बच्चों हमारे पास में क्या कहना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को ऐसे समझें जो विद्यार्थी हमारे पास जुड़े हुए और जिन्होंने इस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं देखा या जिसने मेरी थ्योरी की क्लास नहीं पढ़ी है वो कैसे प्रश्न कर सकता है। जेपी सैनी जी ए बता रहे हैं, जरा चेक करें ऐसे प्रश्न को कैसे हल करें। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हमें इसका है ना क्या है कि डायग्राम तैयार करना पड़ेगा। यहां पर ध्यान से समझे कि मेरे पास में क्या दे रखा है, यहां पे मेरे पास 2 कोशिकाएं दे रखी हैं, एक कोशिका दी हुई है ए और इसके जस्ट बगल में बेटा क्या दिखा रखा है, इसके जस्ट बगल में दूसरी कोशिका यहां पर रखी हुई है और उसे क्या कहते हैं कोशिका बी। मैंने दोनों को अलग अलग कलर से इसलिए दिखाया ताकि आपके समझ में आ जाए कि दोनों कोशिकाएं एक दूसरे से चिपक कर रखी हुई है। अब जरा ध्यान से समझे कि ये 2 कोशिकाएं मैंने आपके सामने ड्रॉ करी है, एक कोशिका ए थी और एक कोशिका कौन सी थी, एक कोशिका बी है। इन दोनों कोशिकाओं की बात करें, इस वाली कोशिका का परासरण दाब कितना दिया हुआ बेटा, पहली वाली कोशिका का परासरण दाब दे रखा है 5 और स्फीति दाब कितना दे रखा है इसने 4। यह वायुमंडलीय दाब या एटीपी के फॉर्म में दिया हुआ है। इसी तरीके से हम बात करें हमारे पास में जो दूसरी कोशिका है इसका परासरण दाब कितना दे रखा है 3 और इसका स्फीति दाब दिया हुआ कितना 1। अब आप यहां पर चेक करने की कोशिश करें कि साहब है क्या है कि कौन सी कोशिका से जल के अणु कौन सी कोशिका में जाएंगे। अब बच्चों यहां पर ध्यान से समझें कि हमारे पास में है क्या है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा याद रखने की कोशिश करेंगे कि जो जल का अणु किधर से किधर जाएगा, जल का अणु कम दाब से उच्च दाब की तरफ जाएगा। किधर जाएगा, कम से उच्च की तरफ। तो बच्चों ध्यान से सुने, कम से उच्च की बात करें तो अब ऐसे में कैसे पता चलेगा, तो आपने ने क्या एक ध्यान रखा, जब ओपी और टीपी दे रखा है तो आपको एक संबंध बताया था मैंने आपको, क्या था कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। याद आया क्या, हाँ। इसी तरीके से हम क्या करें, दोनों कोशिकाओं के लिए संबंध लगाएंगे, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, इधर भी संबंध लगाएंगे डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अब देखो गौर करके हमें डीपीडी निकालना है क्या, हाँ। ओपी कितना है 5, टीपी कितना है 4, इधर ओपी कितना है 3, टीपी कितना दे रखा है 1। जरा डीपीडी की बात करें, इधर कितना आ गया 1, इधर डीपीडी की बात करें कितना आ गया 2। अब मुझे बताओ डीपीडी की बात करते थे तो डीपीडी क्या होता था, डीपीडी का मतलब होता है कोशिका में जल की मांग, कोशिका में जल की आवश्यकता। और बेटा जिस कोशिका में, एक मैं हूं और एक आप है, आप ऐसे माने मुझे तो ना 2 रुपए की आवश्यकता है और आपको 1 रुपए की आवश्यकता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
मुझे 2 रुपए की आवश्यकता और आप मेरे बगल में खड़े हैं, आपको 1 रुपए की आवश्यकता है, तो बताओ आवश्यकता किसको ज्यादा? मुझे ज्यादा है। ज्यादा आने क्या है कि आवश्यकता मुझे, इसका मतलब मुझे ज्यादा आने क्या कोशिश करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? बिल्कुल, अर्थात मैं ज्यादा हाय करूंगा क्या? हाँ। इसका मतलब इस कोशिका का डीपीडी 2 है, इस कोशिका का डीपीडी 1 है, इसका मतलब आवश्यकता ज्यादा किसमें है? आवश्यकता ज्यादा इसमें है इसकी तुलना में। इसलिए जल को ज्यादा कौन खींचेगी? ये कोशिका अपनी तरफ खींचेगी, ये वाली कोशिका अपनी तरफ खींचेगी? ये वाली कोशिका जल के अणु को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और इस तरीके से जल किधर से किधर चला जाएगा? जल ए से बी की तरफ चला जाएगा। क्लियर कट बात है? तो आंसर देखें, इसमें सही आंसर क्या आ रहा है? एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं की तरफ, अन्य कोशिका से कोशिका ए की ओर जल की गति नहीं होगी और जल की गति होगी। बच्चों इसमें हम जो लोग देखें, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कम से ज्यादा की ओर, और कम से ज्यादा मतलब एक कोशिका से अन्य कोशिका की ओर। तो आंसर बेटा क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मनीष कुमार जी इसका आंसर क्या है? ए। सचिन सैनी जी बेटा इसका आंसर ए ही होगा। क्लियर कट बात हो गई? अक्षय शर्मा जी आपको पता चल गया क्या कि कम से ज्यादा की ओर। क्लियर हो गया? तो कभी भी ऐसे प्रश्न आए कि तो आंसर कैसे देंगे आप लोग? आंसर देंगे कि जल का अणु कम दाब से अधिक दाब की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान से समझ लेंगे। जेपी सैनी जी कह रहे हैं सर समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइक करना और कमेंट्स करना ना भूलें। लेकिन एक चीज देखो बेटा, वॉचिंग की बात करें, इसमें 33 बच्चे ही वॉचिंग में चल रहे हैं, आप इसको और शेयर कर दें। एक बार ना क्या है कि मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं उससे पहले आपको 1 सेकंड का टाइम दूंगा, ताकि ना क्या है कि आप अपने अंगूठे को किस पर? शेयर पर और लाइक पर जरूर टिका सकें। फटाफट ना क्या शेयर कर दें और फटाफट इसको लाइक करें। सचिन सैनी जी वेरी गुड वेरी गुड। अब देखें, विनोद जी कह रहे हैं कि सर बी सेल 5 और ए सेल 4 होती तो कौन सा आंसर होता? वो कह रहे हैं अगर बी सेल का आंसर आता 5 और ए सेल होता 4, यही कहना चाह रहे हैं, तो भी क्या होता? कम से ज्यादा की ओर ही ये जल का अणु चला जाता। क्लियर कट बात हो गई? ठीक है। अच्छा, राम लखन कह रहे हैं साहब 38 है सर इसके अंदर। अच्छा, मुझे शायद ना क्या कमेंट्स बॉक्स में ना कम दिखाई दे रहे हैं, तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें और इसको आगे चलें। अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजियोस्पर्म में मादा गैमेटोफाइट या भ्रूण कोश होता है। एंजियोस्पर्म में मादा गैमेटोफाइट या भ्रूण कोश होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक आज सूचना दे रहा हूं, ये शायद है ना क्या है कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये प्रश्न ना क्या है कि इस साल के आपके जेट और आईसीआर जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को तसल्ली से आप लोग याद रखेंगे। क्या कहा है? एंजियोस्पर्म में मादा गैमेटोफाइट, इसे कहते हैं क्या? एम्ब्रियोसैक। भ्रूण कोश क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसैक। कितने कोश के कितने कोश केंद्र की अवस्था में पाया जाता है? अक्षय शर्मा कह रहे हैं ऑप्शन कह रहे हैं बी। गुड, वेरी गुड। अगला देखें, मनीष कह रहे हैं बी, वेद प्रकाश बी, मनदीप डूडी बी। टाइप करें, फटाफट टाइप करते चलें, ताकि ना क्या है कि मुझे समय की ना क्या है कि थोड़ी महत्वता पता चले और मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूं। मनदीप डूडी 2019 में आया था, वेरी गुड। आपने अगर इसके बारे में क्या है कि इतनी जानकारी हासिल कर रखी है तो बहुत खुशी की बात है। ये बच्चा कह रहा है ये प्रश्न 2019 में आया था। ये तो ना क्या है कि मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आता है। मनीष मीणा कह रहे पॉलीगोनम में होता है, वेरी गुड। आप तो ना क्या इसका मतलब ज्यादा ना क्या है कि डीप की नॉलेज रख रहे हैं। बहुत खुशी की बात है साहब कि ये पॉलीगोनम में हो रहा है या फिर ना क्या है कि किसी अन्य पादप में मिल रहा है। बहुत अच्छी बात। रितु चौधरी बी बता रही हैं, ज्ञानचंद्र इसका उत्तर बता रहे हैं बी, विनोद जाट बी, प्रियंका चौधरी ई। प्रियंका चौधरी बेटा ने क्या है कि थोड़ा सा ना क्या है कि हम लोग इसको समझेंगे कि इसका उत्तर ए होगा या बी होगा। अमन डागोर भरतपुर से बी बता रहे हैं। चलें, सोनू कुमार, सौरभ कुमार, वेरी गुड।
विनोद जाट, ये सारे बच्चे बी तक क्या है कि पहुंच चुके हैं। अब बेटा क्या होता है मादा गैमेटोफाइट, सबसे पहले अपन को ये थोड़ा सा आउटलाइन समझना है। एक बार समझ लेंगे तो शायद क्या है कि इस प्रश्न में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बच्चों मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं, इस प्रश्न को समझाने के लिए मैं आपको क्या लाइफ साइकिल थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि क्या है कि आपको इस बारे में पता चल सके। किसी भी पादप में किसी भी पुष्प की चर्चा कर रहा हूं, ये किसी पादप का पुष्प है, समझना थोड़ा सा, क्योंकि हर छोटी छोटी बात जुड़ी हुई है किसी ना किसी से। ये इस पादप में जो पुष्प है, इस पुष्प का क्या है, ये बेटा इसका मादा जनन भाग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये वाला मादा जनन भाग होता है। मादा जनन भाग में आपको पता है ये ओव्यूल इत्यादि यहां पर मिलेंगे, अर्थात ये अंडक है। इसी के साथ हम बात करें ये नर जनन भाग है। इसके बाद हम बात करें ये इसका क्या है कि दलपुंज होगा, और ये इसके क्या होंगे, बाह्य दलपुंज होंगे। अर्थात ये क्या है, मैंने एक पुष्प के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा की है। जो मादा जनन संरचना होती है और नर जनन संरचना होती है, इनकी बात करें, नर जनन संरचना में क्या बनते हैं, नर जनन संरचना के अंदर क्या है कि लघु बीजाणु बनते। क्या बनते बेटा, लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर बनते थे, जिन्हें हम लोग क्या कहते थे, परागकण कहते थे, जो कि परागण के समय कहलाते थे। ठीक है, जो ये मादा जनन संरचना होती है, इसमें क्या बनता है, इसके अंदर क्या है, गुरु बीजाणु बनता था, अर्थात इसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु, मेगास्पोर कहते हैं। इस गुरु, क्योंकि हमसे प्रश्न क्या पूछा गया, मादा की बात कर रहा, तो बेटा मैं मादा के बारे में यहां पे चर्चा कर रहा हूं। गुरु बीजाणु में क्या होता है, इसमें होता था अंकुरण, अर्थात इसमें होता था परिवर्धन। इसमें परिवर्धन होने के पश्चात ये गुरु बीजाणु एक विशेष प्रकार के संरचना में परिवर्तित हो जाता था, और यह संरचना कुछ इस प्रकार से होती थी, इसमें 7 कोशिकाएं दिखाई देती थी। कितनी दिखाई देती बेटा, 7 कोशिकाएं दिखाई देंगी आपको। ये मैंने 7 कोशिकाएं आपके सामने ड्रॉ करी है इस तरीके से। जबकि देखें यहां पर 7 कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, इनके बारे में बात करें तो 7 कोशिकाओं में 3 तो आपको दिख रही है, कौन सी, एंटीपोडल सेल, 2 दिखाई दे रही है आपको सिनर्जिड सेल, और 1 दिखाई दे रही है एक्स सेल, और 1 आपको दिख रही है यहां पे सेंट्रल सेल। यहां ध्यान रखें, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी कोशिकाएं, 7। केंद्रक को चेक करने की कोशिश करें, केंद्र कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस संरचना को हम बच्चों क्या कहते थे, इस संरचना को हम कहते थे भ्रूण कोश कहते हैं। क्यों, क्योंकि भविष्य में भ्रूण का निर्माण इसी कक्ष में होता है, इसी जगह पर होता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो अपन को यहां पर पता चल गया क्या, कि मादा गैमेटोफाइट 7 कोशिकीय 8 केंद्रकीय संरचना होती है, अर्थात 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपके सामने फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक के नाम से जानी जाती है। क्लियर बात हो चुकी है। यह बच्चों हमारा एक बहुत अच्छा प्रश्न था। इस प्रश्न को क्या है कि आप याद रखेंगे, क्योंकि पेपर में पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखें कि न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लिक अम्ल किसके बने होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया कि न्यूक्लिक अम्ल बने होते हैं। विद्यार्थियों, न्यूक्लिक अम्ल अर्थात जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में किस किस को शामिल करते हैं, न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए और आरएनए को शामिल करते हैं। ये किसके बने होते हैं। ऑप्शन देखें, अमीनो अम्लों के, ऑप्शन कह रहा है पेंटोज शर्करा के, ऑप्शन कह रहा है न्यूक्लियोसाइड्स के, और ऑप्शन कह रहा है न्यूक्लियोटाइड्स के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में देखने को मिल जाता है। इस प्रश्न को भी अपन को विशेष रूप से तवज्जो देनी है। ऑप्शन में देखें, मनीष मीणा जी कह रहे हैं डी, गुड। ललित गौर कह रहे हैं डी, गुड। विनोद कुमार डी, मनदीप डूडी डी, पवन कुमार सैनी करौली से। पवन भैया ऑप्शन आप दे रहे थे ए, लेकिन आपने क्या मैसेज को डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं, आप आगे कोशिश करें। रितु चौधरी डी बता रहे हैं, और ज्ञानचंद्र ऑप्शन दे रहे हैं डी। जेपी सैनी कह रहे हैं ए। जेपी जी आप थोड़ा सा समझेंगे। पवन आपने ना क्या दोबारा से टाइप ए किया, थोड़ा सा गौर करके चलना है इसको, क्योंकि है ना क्या जिन जिन का मैं विशेष नाम लेता हूं वो थोड़ा सा ध्यान से समझें। इसका उत्तर क्या आएगा, अक्षय कुमार डी, सोनू कुमार डी, महेंद्र कुमार सैनी डी, वेद प्रकाश ए। वेरी गुड वेरी गुड। ओह, तौसीफ खान भी आज जुड़ गए हैं। तौसीफ खान जमुआ रामगढ़ से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं,
बहुत अच्छे होने के साथ साथ बहुत डिसेंट और इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आपने इसका उत्तर जो दिया, देखते हैं साहब क्या है। सौरभ मीणा डी, प्रियंका चौधरी डी। हाँ भैया, अब सभी विद्यार्थी जो भी मेरे साथ यहां जुड़ रहे हैं सारे हमारे अपने हैं। उन अपनों को मैंने क्या है कि एक यहां पर सूचना देना चाहता हूं कि सब इस प्रश्न को कैसे करें, तो समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। अब जरा मैं आपके सामने यहां पर क्या है कि पूरी छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की बात करें, तो जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ध्यान से सुने, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की संरचना में 3 प्रकार के घटक पाए जाते हैं। कितने घटक होते हैं बेटा? 3। कौन कौन से? सोनू कुमार ए कह रहे हैं, थोड़ा सा बेटा ध्यान से समझे। न्यूक्लिक एसिड की संरचना में 3 प्रकार के कंटेंट है, 3 प्रकार के घटक होते हैं। कौन कौन से घटक होते हैं? पहला इसके अंदर बेटा क्या पाया जाता है? पहला इसके अंदर होता है पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है? पेंटोज शर्करा पाई जाती है, ध्यान से समझना। न्यूक्लिक एसिड की संरचना में जो दूसरा घटक होता है, दूसरा घटक होता है बेटा नाइट्रोजन क्षारक, जिसे कहते हैं नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और नाइट्रोजनस बेस के रूप में आपने सुना होगा एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है और आरएनए हो तो यूरेसिल होता है। और पेंटोज शर्करा में आपने राइबोज सुना होगा, और राइबोज के साथ साथ एक और सुना होगा डीऑक्सी राइबोज। सुना है क्या? जरा ध्यान से सुने, डीऑक्सी राइबोज। इसी तरीके से हम बच्चों बात करें, इसके अंदर जो तीसरा घटक होता है, न्यूक्लिक एसिड में मिलने वाला तीसरा घटक, अब बता रहे हैं अक्षय जी कह रहे हैं साहब इसके अंदर होता है फॉस्फेट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, फॉस्फेट इसके अंदर पाया जाता है। अब आपको यहां पर याद रखना है कि न्यूक्लिक एसिड की संरचना में कितने कंटेंट? 3। तीनों कंटेंट में कौन कौन से? पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और तीसरा होता है फास्फेट समूह। ये तो हमें बात याद रखनी है। इतनी बात याद रखने के बाद अब आपको थोड़ा सा क्या करना है, मुद्दे पर क्या है कि दूसरे पहलू पर चलना है। देखिए बच्चों, दूसरा पहलू क्या है, जरा सा ध्यान से समझ लें। यहां हमसे कह रहा है कि पेंटोज शर्करा और जो नाइट्रोजन क्षारक कभी आपस में जुड़े, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक अगर आपस में जुड़ गए तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं बच्चों? न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं एक चीज। और अगर ये पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और साथ में क्या जुड़ गया बेटा? फास्फेट समूह जुड़ गया, तो अब इसे क्या कहते हैं? अब इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। अब आप देखें जरा गौर करके, एक जगह शब्द आ रहा साइड और एक जगह शब्द आ रहा टाइड। अब आपको यहां पर डिसीजन लेना है कि सही उत्तर क्या होगा। अब प्रश्न को जरा सा देखें, क्योंकि मैंने आपको सारी बातें बता दी है क्या कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। जरा ध्यान से देखें, न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड में शर्करा और क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, ठीक है। जबकि न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो इसमें शर्करा होगी, साथ में नाइट्रोजन क्षार होगा और साथ में क्या होता है? फास्फेट समूह पाया जाता है। हमसे प्रश्न पूछा न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, तो न्यूक्लिक एसिड में शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह। देखो क्या अमीनो अम्ल होते हैं क्या? नहीं, अमीनो अम्ल तो प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं। फिर हमसे पूछा पेंटोज शर्करा होती है लेकिन अकेली नहीं होती। वैसे तो सही है लेकिन अकेली नहीं होती, क्योंकि नीचे का ऑप्शन भी देखें, इसलिए अकेली नहीं होती, इस कारण से इसको हम गलत मानेंगे। फिर कह रहा है न्यूक्लियोसाइड, शर्करा के साथ नाइट्रोजन क्षार होता है क्या? हाँ, लेकिन यहां ये दोनों ही इसका निर्माण नहीं करते, बल्कि तीसरा घटक भी आता है। और तीसरा घटक में देखो शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह है क्या? बिल्कुल है। इसका मतलब तीनों मिलकर जब इसका निर्माण करते हैं तो सही आंसर क्या आता है? न्यूक्लियोटाइड इसका उत्तर सही होगा। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइडों के बने होते हैं। और विनोद कुमार ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही सटीक बात कही है कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए का बहुलक होता है। नहीं, बल्कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। यह चीज आपको याद रखनी है। क्यों विनोद कुमार जी, सही बात है क्या? कहने में तो मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि आपका मनोबल नहीं गिराना चाह रहा।
आपको याद रखना है कि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड के बहुलक नहीं होते, बल्कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। कितना सुंदर, कितना सटीक और कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो आपके सामने मैंने आज आप यहां पे समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वेद प्रकाश जी वेरी गुड, और ऋतु चौधरी झुंझुनू से हैं, आपको भी बिल्कुल है ना क्या बेटा समझ में आ चुका होगा। अब आप इस चीज को ध्यान से समझें। विनोद ने कहा कि हाँ सर, अब आप समझ गए। कहना क्या चाह रहा हूं, डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, ना कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए के बने होते हैं। चलें बच्चों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते ही हमें एक नया ना क्या है कि क्वेश्चन दिखाई देगा। और क्वेश्चन क्या है, एडम्स एप्पल क्या है। बच्चों क्वेश्चन कह रहा है एडम्स एप्पल क्या है। देखो भैया ये तो नया ही प्रश्न आया है। बोला साहब हमने सुना था साहब क्या कि कश्मीरी एप्पल क्या है, हिमाचल का एप्पल क्या है, ये तो एडम्स एप्पल आ गया। ये एडम्स एप्पल क्या चीज होता है, ललित गौर फटाफट टाइप करें। अंकित चौधरी, ज्ञानचंद्र सैनी, रामलखन, मनीष कुमार, विनोद कुमार, ऋतु कुमार, कुमारी, वेद प्रकाश आंसर देने की कोशिश। अक्षय शर्मा सी, वेद प्रकाश ए, टाइप करें बेटा जिन जिन को पता है। सर थ्योरी क्लास नहीं चलेगी क्या। ललित कुमार बेटा थ्योरी की क्लास चलेगी, लेकिन थ्योरी की क्लास अभी है ना क्या है कि मैंने इसलिए क्योंकि आप लोग कहते थे ना साहब ने क्या क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, तो क्वेश्चनों का भी एक ना क्या बीच में हमने ना क्या है कि सेशन रखा है। थ्योरी की क्लास है ना क्या है कि मैं आज कल में हो सकता है कि मैनेज करके इसको कंटिन्यू करूंगा और अपनी क्लास को ना क्या मॉर्निंग में और इवनिंग में 2 सेशन में चलाने की कोशिश करेंगे, ताकि मॉर्निंग में थ्योरी चले और इवनिंग के टाइम पे हमारा क्वेश्चन सेशन चले, या फिर मॉर्निंग में क्वेश्चन चलेगा और इवनिंग सेशन में हमारी थ्योरी चलेगी। राम लखन जी कंफ्यूज हो रहे हैं कि साहब इसका उत्तर क्या होगा। तो बच्चों इस प्रश्न को कैसे समझें, समय थोड़ा सा कम है, मैं आपको क्या है कि बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि छोटी सुई और बड़ी सुई घड़ी की 90 डिग्री कोण बनाने के लिए आतुर हो रही है, इसलिए फटाफट इस क्वेश्चन को समझें। बेटा एडम्स एप्पल क्या है, तो आपने हमारा नाम सुना होगा, आपने सुना होगा कि हम जब बोलते हैं तो बोलने के दौरान क्या होता है बेटा, हमारे ध्वनि उत्पन्न होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, और ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए हमारे गर्दन में इस जगह पर क्या होता है, एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है, विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे ध्वनि उत्पादक यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ध्वनि उत्पादक यंत्र कहते हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन। और इस ध्वनि उत्पादक यंत्र को क्या कहा जाता है, इसे लैरिंग्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लैरिंग्स कहते हैं, याद रहेगा। लेकिन अगर यहीं पर बात करें, अगर पक्षी आ जाए तो पक्षी में से क्या कहते हैं, पक्षी में से सेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते थे इसको, सेरिंग्स कहते थे। ये बच्चों याद रखना है, पेपर में पूछा जा चुका है। ध्वनि उत्पादक यंत्र क्या होता है, लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स का निर्माण किसके द्वारा होता है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इसका जो निर्माण होता है, इसका निर्माण संख्या की बात करें, संख्या में 9, कितनी बात करें, 9। लेकिन प्रकार की बात करें तो प्रकार में 6, अर्थात 6 प्रकार की कुल 9 उपास्थियों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, उपास्थियों के द्वारा होता है। ये जो उपास्थियां होती हैं, अर्थात जो कार्टिलेज होती हैं, ध्यान रखना, ये जो लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स का निर्माण 6 प्रकार की उपास्थियां करती हैं। या फिर मेरे से पूछा जाए तो मैं बताऊंगा कि लैरिंग्स का निर्माण कुल 9 उपास्थियों के द्वारा किया जाता है। इन उपास्थियों में अब आपको ध्यान रखना है कि इन उपास्थियों में कौन कौन सी उपास्थि होती है। तो सबसे बड़ी जो उपास्थि होती है थायराइड, कौन सी होती है, थायराइड उपास्थि होती है, जो कि ये हमारे गर्दन में, नर में आपने देखा होगा, नर में कई बार क्या होता है, ये कंठ फूल जाता है। ये जो कंठ होता है, जो फूला होता है, इसी को बेटा क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं। ध्यान से समझना कि नर में जो गर्दन में ये फूला हुआ भाग होता है, इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। और इस एडम्स एप्पल का निर्माण किसके द्वारा, यहां पे बताओ कौन सी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। और थायराइड ग्रंथि के बगल में क्या होती है, थायराइड कार्टिलेज होती है। और यही थायराइड कार्टिलेज फूल जाती है और फूल कर क्या कहलाती है, एडम्स एप्पल का निर्माण करती है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका एडम्स एप्पल। क्लियर बेटा।
तो ये बेटा आपको याद रखना है। आपको ये कंडीशन में पता चला क्या कि मानव में ध्वनि उत्पादक यंत्र क्या है, लैरिंक्स, जबकि पक्षियों में ध्वनि उत्पादक क्या है, यंत्र है, सिरिंक्स होता है। लैरिंक्स का निर्माण किसके द्वारा होता है, उपास्थियों के द्वारा होता है। ये उपास्थियां संख्या में कितनी होती है, 9, जबकि ये प्रकार में कितनी होती है, 6। इनमें से कौन सी उपास्थि, थायराइड उपास्थि फूल जाती है और फूलकर किसका निर्माण करती है, फूलकर इस एडम्स एप्पल का निर्माण कर देती है। क्लियर बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कीटों के हीमोलिम्फ में पाई जाने वाली शर्करा होती है। बहुत ही अच्छा ने क्या है कि प्रश्न है। विनोद जाट कह रहे सर कॉकरोच वाला टॉपिक पढ़ाना है। बिल्कुल पढ़ाना बेटा, टॉपिक जो कॉकरोच का पढ़ाना है उसी का प्रश्न आपके सामने आया है। कितना अच्छा प्रश्न है और कितने सटीक टाइम पर यह यहां पर आपके सामने पेश हुआ है। कीटों के हीमोलिम्फ में, ध्यान से सुनना, हीमोलिम्फ क्या होता है, कीटों में पाया जाने वाला तरल होता है हीमोलिम्फ। हाँ भैया, अक्षय कुमार ने उत्तर दिया है सी। वेरी गुड अक्षय बेटा, मेरे को ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई बिल्कुल सटीक और बिल्कुल है क्या है कि सही ट्रैक पे चल रही है। आप बहुत अच्छी है क्या है कि जगह पे सेलेक्ट होंगे, ये मुझे है क्या पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं। ललित कुमार भी इसका उत्तर सी दे रहे हैं बेटा, निशा पंचोली सी, अनामिका सी, अंकित चौधरी सी। इसका मतलब मेरे इस सेशन में जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है कि सारे के सारे बच्चे अपने आप को फुल फ्लैश अपडेट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर रहे हैं। बेटा मेरा एक सिद्धांत है, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। क्या कहा मैंने आपसे, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, अर्थात कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ताकि आपका सिलेक्शन अच्छी जगह हो सके। मनीष मीणा जी, प्रियंका चौधरी सी, जेपी सैनी सी। बच्चों ध्यान से सुने, कीटों के हीमोलिम्फ में मिलने वाली जो शर्करा होती है उस शर्करा को क्या कहते हैं, ट्रहलोज शर्करा कहते हैं। ये बच्चों आपको बात याद रख के चलनी है। लैक्टोज की बात भी करें तो लैक्टोज शर्करा बेटा किसमें पाई जाती है, दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा होती है। तो अब आपके सामने जो प्रश्न आया था, हीमोलिम्फ में कौन सी शर्करा होगी, हीमोलिम्फ में ट्रहलोज नाम की शर्करा पाई जाती। क्लियर बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डीएनए प्रतिलिपिकरण कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में संपन्न होता है। डीएनए रेप्लिकेशन सेल की कौन सी क्या है कि स्टेज में, या सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में होगा। ऑप्शन कह रहा है G1 फेज, ऑप्शन कह रहा है S फेज, ऑप्शन कह रहा है G2 फेज, ऑप्शन कह रहा है M फेज। फटाफट टाइप कर दें ताकि इसका उत्तर आपके सामने क्लियर हो सके। फटाफट उत्तर देने की कोशिश करें। हाँ भैया फटाफट दें। राम लखन जी, विनोद कुमार कह रहे हैं बी, अक्षय कह रहे हैं सी। नहीं अक्षय बेटा आप पहले वाले क्वेश्चन का नहीं, इसका उत्तर देख चले। अनामिका कहती है बेटा इसका ओके सर तो नहीं, मुझे उत्तर चाहिए। ऋतु कुमारी एस फेज, विनोद कुमार एस फेज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सोनू कुमार ऑप्शन सी दे रहे हैं, ललित गौर ऑप्शन सी दे रहे हैं, आकाश कुमार ऑप्शन दे रहे हैं एस। हाँ भैया थोड़ा सा ना क्या है कि इस प्रश्न को समझें और समझ के देने की कोशिश करें इसका उत्तर, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार हमारे सामने आएगा और बहुत बार हमें इसका सही उत्तर टिक करना पड़ेगा। महेंद्र सैनी, विनोद कुमार बी। अब देखो बेटा इस प्रश्न को कैसे समझेंगे। राम लखन ने भी इसका उत्तर बी दिया है। बेटा इस प्रश्न को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ना कि आउटलाइन समझा दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा कोशिका चक्र में, ताकि ना क्या है कि प्रश्न को आप, जरूरी नहीं यही आए, इसके अलावा कोई प्रश्न आए आप उसको सही से कर सकते हैं। बेटा मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, एक कोशिका चक्र को ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हो। देखो बच्चों मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं, एक कोशिका चक्र को ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने क्या किया, कोशिका चक्र के बारे में चर्चा की है। ये कोशिका का कोशिका चक्र है। इस कोशिका चक्र को दो भागों में हम बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं बेटा, दो भागों में। एक भाग आपको यहां से लेकर यहां तक का दिखाई दे रहा होगा, ये वाला। ये जो बड़ा भाग होता है इसे कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं इसको, इंटरफेज कहते हैं। अंतरावस्था कहते हैं। विभाजन नहीं होता बल्कि विभाजन की तैयारियां होती हैं। यहां पर देखें,
अगली बात करें, जो दूसरी फेज आपको दिखाई दे रही यहां से यहां तक की, इसे कहते हैं बच्चों हम लोग डिवीजन फेज। क्या कहते हैं? विभाजन प्रावस्था, डिवीजन फेज कहते हैं इसको। अंतरावस्था या इंटरफेज जो होती है, इसमें क्या होता है, इसके अंदर बेटा ने क्या है कि तैयारियां होती हैं। क्या होती है? तैयारियां पूर्ण की जाती है, विभाजन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बताएं यहां पर आकाश कुमार क्या कहते हैं, साझा दिया था आपने क्लास में, क्या मुझे बेटा आप क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब आगे की बात कर चलें, जैसा भी होगा आप मुझसे बाद में बात कर लेंगे। ये है इसका इंटरफेज है, ये डिवीजन फेज है। डिवीजन फेज में क्या होता है बेटा? डिवीजन फेज में होता है विभाजन। क्या होता है इसके अंदर? विभाजन होता है। अब हमने बात की कि हमारे पास मैंने क्या है कि इस प्रकार से ना क्या है कि पूरी ना क्या है कि सेल का साइकिल है। सेल साइकिल में बेटा क्या है? ये इंटरफेज है, ये डिवीजन फेज है। अब किसी भी कोशिका में विभाजन होगा तो विभाजन होने के दौरान क्या है? विभाजन के दौरान कोशिका में कोशिकांगों का निर्माण होगा, कोशिका में डीएनए बनेंगे, कोशिका में आरएनए बनेंगे, कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। इंटरफेज की बात करें, इंटरफेज को होवार्ड और पेल्क नामक वैज्ञानिक ने बेटा क्या किया? 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से बनाए थे? एक बनाया था G1 फेज। क्या कहते हैं बेटा इसको? G1 फेज कहते हैं। एक को S फेज कहते हैं, एक को G2 फेज कहते हैं, और एक को क्या कहते हैं? M फेज के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखें, इस चीज को देखें, G1 जो फेज होती है, G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में बेटा कुछ विशेष तैयारियां होती हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहां पे डीएनए प्रतिलिपिकरण की बात करें, प्रतिलिपिकरण से संबंधित यहां पर देखें कुछ तैयारियां होंगी। कौन कौन सी तैयारियां होती हैं ध्यान से समझना। यहां पे सबसे पहले प्रोटीन का संश्लेषण होगा। किसका होगा? प्रोटीन संश्लेषण होगा। अधिकांश प्रोटीनें यहां पर बनेंगी। अगली बात करें, यहां पर आरएनए का संश्लेषण होगा। यहां पर हम बात करें, यहां पर ना क्या कुछ विशेष प्रकार के एंजाइमों का संश्लेषण होगा। यहां पर क्या होगा? यहां पर एंजाइमों का संश्लेषण होगा। इसके बाद हम बच्चों बात करें यहां पर, इसी के साथ साथ हम बात करें यहीं पर कुछ विशेष प्रकार के ना क्या एक और घटनाक्रम होते हैं, अर्थात यहां पर कोशिका द्रव्य के मान में वृद्धि होगी। क्या बनेगा? कोशिका द्रव्य के संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न होगी। जरा समझ लें पूरी बातें, क्योंकि इसके बाद आपको सेल साइकिल से आने वाले प्रश्न आसानी से हो चलेंगे। फिर हम बात करें एस प्रावस्था में क्या होता है? एस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। क्या होता है? डीएनए का संश्लेषण होगा। और बच्चों डीएनए के साथ में हिस्टोन प्रोटीन बनती है, इसलिए यहां पर क्या होता है? यहां पर हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होगा। हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया भी संपन्न होगी। G2 प्रावस्था में बात करें, G2 प्रावस्था में देखो बेटा क्या होता है? तर्कु तंतु के निर्माण के लिए टिब्यूलिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी बात करेगी? तो यहां पर क्या होगा? टिब्यूलिन प्रोटीन का संश्लेषण होगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात क्या होती है कि जब कोशिका विभाजन होता है, डीएनए को खींचा खांची करनी पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में यहां पे एटीपी का संचयन होगा और कोशिका में यहां पर शेष आरएनए का संश्लेषण भी होता है। और बचे कुछ ही बात करें बेटा, यहां पर ना क्या है कि कोशिकांगों का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कोशिकांग का संश्लेषण की क्रिया भी यहां पे पाई जाएगी। अब हमारे सामने का जो प्रश्न था, उस वाले प्रश्न को यहां पर आप लोग क्लियर कट समझ सकते हैं। आपको यहां पर याद रखना है, जो प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि डीएनए प्रतिलिपिकरण कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में? डीएनए प्रतिलिपिकरण मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन कौन सी अवस्था में? जरा देखें इस वाले डायग्राम को, डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का रेप्लिकेशन कहां हो रहा है? डीएनए का संश्लेषण या डीएनए का रेप्लिकेशन इस एस प्रावस्था में होता है। इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास में बेटा क्या हुआ? हमारे पास में सही आंसर क्या आएगा? एस फेज में। लेकिन बच्चों पिछले जो जेट के एग्जाम वगैरह हुए थे, उसमें क्वेश्चन आया था, याद करो, कि कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में, ध्यान से समझना, कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण और आरएनए का संश्लेषण G1 में,
प्रोटीन का संश्लेषण, आरएनए का संश्लेषण G2 में, तो आंसर था G1 और G2। आपसे पूछ लिया जाए कोशिकांगों का संश्लेषण कहां होता है, तो एस अवस्था में। पैतृक कोशिका पुत्री कोशिका में कहां बढ़ती है, एम अवस्था के अंदर। सबसे लंबी अवस्था क्या होती है, G1। सबसे छोटी कौन सी होती है, एम। और अवस्थाओं का क्रम पूछे तो अवस्थाओं के क्रम में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, अर्थात G1S, G2M। अर्थात ये छोटा सा न क्या है कि साइकिल आपको सारे के सारे प्रश्न देने के लिए तैयार है। इस चीज को आप गौर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कि सामान्य कार्डियक आउटपुट होता है। कार्डियक आउटपुट का मतलब समझते हो, हृदय से रक्त के निकलने की क्रिया। तो 1 मिनट में कितने बार क्या है कि हमारा हृदय धड़कता है, 72 बार धड़कता है। और 72 बार धड़कने के साथ साथ क्या करता है कि ये हमारे शरीर में उपस्थित 5 लीटर रक्त को नीचे से ऊपर की ओर फेंक देता है। तो इसका मतलब आप देखें, ऑप्शन कह रहा है 15 लीटर पर मिनट, गलत। फिर कह रहा है 5 लीटर इंटू 72 पर मिनट। इसके बाद हम बात करें कि 5 लीटर पर मिनट, फिर हमसे कह रहा है क्या 5 लीटर 72 पर मिनट। अब जरा गौर करके देखें कि हमसे जो कार्डियक आउटपुट की बात कर रहा है, तो कार्डियक आउटपुट में याद रखना है कि यहां पर सही आंसर क्या आएगा, सही आंसर आएगा 5 लीटर 72 धड़कन पर मिनट। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। संतोष मीणा जी बता रहे हैं, विनोद कुमार बता रहे हैं, महेंद्र सैनी बता रहे हैं। इस तरीके से हमारा ये बच्चों आपको ये सही आंसर पता चल जाएगा। विद्यार्थियों, अब हमारे पास में जो है क्या है कि बात आएगी विशेष सूचना के रूप में। बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इन्हीं बच्चों से मैंने क्या है कि पुनः रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि साहब मैंने क्या क्लास को शेयर कर दें, क्लास को एक्सटेंड करें, ताकि ना क्या है कि दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हों। अब रही बात है क्या है कि बच्चों थ्योरी की, मैंने क्या है कि अभी आपके सामने मॉर्निंग के सेशन में क्वेश्चन सीरीज ही चलाऊंगा और थ्योरी की व्यवस्था ऐसे की जा रही है कि टाइम को सेट करके आपको बता दिया जाएगा इसी लाइव सेशन में कि साहब हमारी थ्योरी की क्लास हो सकता है कि आज कल से ही स्टार्ट हो जाए। इसी विश्वास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।